वृत्ति प्रभाकर ग्रंथ में पेज नंबर 236 और 236 पेज के ऊपर 16 नंबर का शीर्षक है। क्या है? तो उक्त अनिर्वचनीय ख्याति रूप अर्थ में शंका और संक्षेप शारीरक का समाधान। बराबर। तो ऊपर 15वें शीर्षक में सिद्धांत मत के अनुसार अनिर्वचनीय ख्याति की रीति बता दी है। सांप्रदायिक मत है। उस अनिर्वचनीय ख्याति रूप अर्थ में पूर्व पक्षी अब कर रहा है शंका, और उस शंका का उत्तर संक्षेप शारीरक ग्रंथकार देने वाले हैं। सर्वज्ञात मुनि का एक ग्रंथ है जिसका नाम है संक्षेप शारीरक, वेदांत का ही है। तो वो उस शंका का क्या देंगे? उत्तर देंगे, समाधान देंगे। तो देखो भाई, शंका क्या है, क्या शंका का स्वरूप है वो बता रहे हैं। परंतु अप्रोक्ष प्रमा से अज्ञान की निवृत्ति नियमते होवे हैं, यह वार्ता अष्टम प्रकाश में प्रतिपादन करेंगे। 8वें प्रकाश में ये बात बताएंगे हम लोग। क्या? कि जहाँ पर कहीं पर भी अप्रोक्ष प्रमा होती है, प्रमाण से ज्ञान उत्पन्न हुआ, उस ज्ञान को कहते प्रमा ज्ञान। और वो प्रमा ज्ञान 2 प्रकार का होता है, अपरोक्ष और परोक्ष। जैसे प्रत्यक्ष प्रमाण से अपरोक्ष प्रमा उत्पन्न होती है, और अनुमानादि प्रमाणों से अनुमिति प्रमा तो उत्पन्न होती है, किंतु वह अपरोक्ष नहीं अपितु परोक्ष है। कभी कभी शब्द से भी अपरोक्ष प्रमा उत्पन्न होती है, वो बात अलग है। बराबर। किंतु अपरोक्ष प्रमा जहाँ भी होती है वहाँ पर उससे अज्ञान की क्या होती है? निवृत्ति होती है। ये विचार आगे तो होने वाला है, किंतु यहाँ पर शंका करने वाला जो है वो क्या कह रहा है वो दे रहे आगे की पंक्ति में। अज्ञान की निवृत्ति नियमते हो यह वार्ता अष्टम प्रकाश में प्रतिपादन करेंगे। याते रज्जु शुक्ति आदि कन की इदमाकार अपरोक्ष प्रमा से भी विषय चेतन के अज्ञान की निवृत्ति हुयाते, उपादान के अभाव थे सर्पाधिक और तिनके ज्ञान की उत्पत्ति संभव है नहीं, ये शंका है। पीछे अनिर्वचनीय ख्याति बताते समय क्या कहा था? अंतःकरण की वृत्ति नेत्र के द्वारा निकलकर रज्जु देश तक जाती है। बराबर। किंतु रज्जु का रज्जुत्व रूप से ज्ञान होता नहीं है, सामान्य ज्ञान होता है। इदम कुछ तो है, उसको इदमाकार वृत्ति बोलते हैं। बराबर। और वो इदमाकार वृत्ति को क्या बताया पीछे? प्रमा। नेत्र प्रमा से उत्पन्न होती है कौन? इदमाकार वृत्ति। और उस इदमाकार वृत्ति अवच्छिन्न चेतनस्थ जो अविद्या, उस अविद्या का परिणाम सर्प और सर्प का ज्ञान बताया। बराबर है कि नहीं? सर्प भी, सर्प का ज्ञान भी अविद्या का परिणाम। किंतु जिस अविद्या का परिणाम सर्प हुआ और सर्प ज्ञान हुआ, वह अविद्या कौन सी है? इदमाकार वृत्त्यावच्छिन्न चेतनस्थ अविद्या है। बराबर। किंतु उस अविद्या का नाश इदमाकार प्रमारूप वृत्ति में हो जाना चाहिए, क्योंकि जो भी प्रमा होती है उससे अविद्या का नाश होता है। यहाँ पर भी इदमाकार प्रमा उत्पन्न हुई है चक्षुरूप प्रमाण से, और वो प्रमा ये बात बता चुके हैं। और वो यदि प्रमा है तो उससे अज्ञान की निवृत्ति हो जाएगी, और यदि अज्ञान की निवृत्ति हो जाएगी तो अज्ञान बचा ही नहीं, अविद्या। तो कौन से अविद्या का परिणाम सर्प और सर्प ज्ञान का होगी? शंका समझ में आई? पंक्ति देखिए। याते रज्जु शुक्ति आदि कन की इदमाकार अप्रोक्ष प्रमा से, बराबर, रज्जु को विषय करने वाली जो प्रमा, इदमाकार अपरोक्ष प्रमा, बराबर। तो रज्जु शुक्ति आदि कन की इदमाकार अप्रोक्ष प्रमा से भी क्या? विषय चेतन के अज्ञान की, विषय कौन? रज्जु।
विषय चेतन, रज्जुपय चेतन, उसमें रहने वाला अज्ञान, उसकी क्या हुई? निवृत्ति। विषय चेतन के अज्ञान की निवृत्ति हुई आते उपादान क्या भाव थे? तो सर्प के लिए और सर्प ज्ञान के लिए उपादान कारण अविद्या है ही नहीं है। तो उपादान का अभाव होने से सर्पाधिक और तिनके ध्यान की उत्पत्ति संभव ही नहीं। अतः सर्प की उत्पत्ति और सर्प ध्यान की उत्पत्ति कहना बराबर नहीं है, नहीं हो सकती है, क्योंकि उपादान कारण का क्या है? अभाव है। बात समझ में आई? अब आगे चलिए। ये शंका हुई, उत्तर दे रहे या का समाधान संक्षेप शारीरक का अनुसारी इस रीति से गए हैं। संक्षेप शारीरक नाम का ग्रंथ है, उनके अनुसार इस शंका का समाधान दिया जा रहा है। तो क्या है भाई? इदमाकार वृत्ति से विषय के इदम अंश के अज्ञान की निवृत्ति हो गए है और रज्जुत्व शुक्तित्वादि विशेष अंश के अज्ञान की निवृत्ति हो गए नहीं। समझ में आए? ये बराबर है कि अंतःकरण की वृत्ति चक्षु के द्वारा निकलकर रज्जु देश तक गई, बराबर है, उसको इदमाकार वृत्ति कहते हैं। फिर अज्ञान की निवृत्ति हो गई तो बोल रहे हो गई, बराबर है, किंतु अज्ञान के भी दो अंश है, सामान्य अंश, विशेष अंश। तो सामान्य अंश रूप जो अज्ञान है उसकी तो निवृत्ति हुई, किंतु विशेष अंश रूप जो अज्ञान है उसकी निवृत्ति नहीं हुई। अतः उस अज्ञान का परिणाम सर्प और सर्प का ज्ञान बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बात लगी? पंक्ति देखिए पुनः। या का समाधान संक्षेप शारीरिक का अनुसार ही इस रीति से है। इदम आकार वृत्ति से विषय के इदम अंश के, विषय में दो अंश, इदम अंश जो कि सामान्य है और विशेष अंश रज्जुत्वेन रूपेण रज्जु, ठीक। तो वृत्ति से विषय के इदम अंश के अज्ञान की निवृत्ति हो है, बराबर, और रज्जुत्व शुक्तित्वादि विशेष अंश के अज्ञान की, विशेष अंश का अज्ञान निवृत्त नहीं हुआ, विशेष अंश का अज्ञान वैसा ही है। सामान्य अंश का अज्ञान निवृत्त हुआ इसलिए इदम ऐसा ज्ञान हुआ, ठीक। रज्जुत्व शुक्तित्वादि विशेष अंश के अज्ञान की निवृत्ति हो गए नहीं, और रज्जुत्व शुक्तित्वादि विशेष अंश के ज्ञान थे ही अध्यास की निवृत्ति होने थे। अध्यास की निवृत्ति किससे होती है? विशेष रूप के ज्ञान से। इसका मतलब विशेष रूप का अज्ञान बाकी है, और विशेष रूप का अज्ञान जो है उसका ही कार्य है कौन? सर्प और सर्प का ज्ञान। और रज्जुत्व शुक्तित्वादि विशेष अंश के ज्ञान थे ही अध्यास की निवृत्ति होने थे। विशेष अंश का अज्ञान ही अध्यास का हेतु है। तो अध्यास के लिए कारण कौन? विशेष अंश का अज्ञान। आगे, सामान्य अंश का अज्ञान अध्यास का हेतु नहीं। सामान्य अंश का अज्ञान वो अध्यास के लिए कारण नहीं है, अपितु सामान्य अंश का ज्ञान अध्यास के लिए कारण है। अतः जब भी अध्यास होता है, रज्जु के ऊपर सर्प का अध्यास हो, चाहे शुक्ति के ऊपर रजत का अध्यास हो, बराबर, चाहे ब्रह्म के ऊपर जगत का अध्यास हो, तो क्या चाहिए उसके लिए? सामान्य रूप का अधिष्ठान के सामान्य रूप का ज्ञान और विशेष स्वरूप का अज्ञान। कुछ तो यहाँ पड़ा है, ऐसा सामान्य ज्ञान नहीं रहेगा तो रज्जु के ऊपर सर्प का भ्रम होगा क्या? नहीं होगा। सामान्य रूप का कुछ तो है, सामान्य रूप का ज्ञान, और क्या है मालूम नहीं, तो विशेष रूप का अज्ञान, तब सर्प का अध्यास हुआ, बराबर है कि नहीं? ब्रह्म का भी अधिष्ठान, जगत का अधिष्ठान ब्रह्म, उसका भी मैं अहम, इस रूप से सबको सामान्य रूप से क्या है? ज्ञान। और मैं सच्चिद आनंद स्वरूप ब्रह्म हूँ, इस प्रकार का विशेष ज्ञान नहीं है, विशेष रूप का क्या है? अज्ञान है। तभी जगत का क्या हो रहा है? अध्यास। हाँ। तो सामान्य उसका अज्ञान अध्यास का हेतु नहीं। लग गया पंक्ति? जो मतलब यदि सामान्य अंश का अज्ञान भी अध्यास का हेतु होवे, सामान्य अंश का अज्ञान भी मानेंगे कारण किसके लिए? अध्यास के लिए। अध्यास का हेतु होवे तो इदम आकार सामान्य ज्ञान से भी अध्यास की निवृत्ति हुई चाहिए। जबकि इदम आकार सामान्य ज्ञान हुआ है, उससे भी अध्यास की क्या होनी चाहिए? निवृत्ति होनी चाहिए। निवृत्ति होती है क्या? नहीं। इदम आकार सामान्य ज्ञान से भी अध्यास की निवृत्ति हुई चाहिए। लग गया? काहे ते
जिसके अज्ञान से भ्रम होवे तिसके ज्ञान से नष्ट होवे है, यह नियम है कि नहीं? जिसके अज्ञान से भ्रम होता है उसके ज्ञान से वो भ्रम निवृत्त होता है। रज्जु के विशेष रूप के अज्ञान से भ्रम होता है, अतः रज्जु के विशेष रूप के ज्ञान से भ्रम निवृत्त होता है। लग गए कि नहीं? जिसके अज्ञान से भ्रम होवे तिसके ज्ञान से नष्ट होवे है, यह नियम है। याते अंश के इदम अज्ञान की अध्यास में अपेक्षा नहीं। लग गया? तो कैसा पढ़ेंगे? थोड़ा अनुभव। याते इदम अंश की, अंश के इदम है ना, इदम अंश की अंतिम पंक्ति 236 पर अंतिम पंक्ति मिली। याते इदम अंश के अज्ञान की अध्यास में अपेक्षा नहीं। अध्यास में अपेक्षा नहीं किसकी? इदम अंश के अज्ञान की। अध्यास के लिए अज्ञान की ही अपेक्षा नहीं है या इदम अंश का अज्ञान की अपेक्षा नहीं है? अपेक्षा नहीं है। अपितु इदम अंश का क्या चाहिए? उल्टा ज्ञान चाहिए। लग गया? या तो इदम अंश के अज्ञान के अध्यास में अपेक्षा नहीं। प्रत्युत का अर्थ होता है उलट, विपरीत। इदम आकार नेत्र प्रमा की अपरोक्ष अध्यास में अपेक्षा है। बराबर? इदमाकार नेत्र प्रमा की है ना, वहां लिख सकते नेत्र जन्य प्रमा की। नेत्र से उत्पन्न हुई कौन? प्रमा। प्रमा की अपरोक्ष अध्यास में क्या है? अपरोक्ष है। सर इदमाकार नेत्रजन्य प्रमा नहीं रहेगी तो अपरोक्ष अध्यास सिद्ध नहीं होगा। ठीक है ना? इदमाकार नेत्र जन्य प्रमा की अपरोक्ष अध्यास में अपेक्षा है। काहे? रज्जु आदि करते नेत्र का संयोग होवे। रज्जु के साथ नेत्र का क्या होता है? संयोग। रज्जु आदि करते नेत्र का संयोग होवे तो सर्पादिकन का अपरोक्ष भ्रम होवे है कि नहीं? कुछ क्या पड़ा है सामने, कुछ भी पता नहीं, तो सर्प का भ्रम होगा क्या? नहीं। रज्जु आदिकन नेत्र का संयोग होवे तो सर्पादिकन का अपरोक्ष भ्रम होवे। बराबर? नेत्र के संयोग बिना होवे नहीं, अपरोक्ष भ्रम होवे नहीं। याते नेत्रजन्य अपरोक्ष प्रमारूप अधिष्ठान का सामान्य ज्ञान ही अध्यास का हेतु है। अध्यास के लिए कारण कौन? अधिष्ठान का सामान्य ज्ञान जो कि अपरोक्ष है, प्रत्यक्ष है, नेत्र रूप प्रमाण से जन्य है, वही लिखा। याते नेत्रजन्य, नेत्र से उत्पन्न, अपरोक्ष प्रमा, अपरोक्ष प्रमा रूप अधिष्ठान का सामान्य ज्ञान ही अध्यास का हेतु है। लग गया? तहा अन्य प्रकार से तो सामान्य ज्ञान का अध्यास में उपयोग संभव है नहीं। अन्य प्रकार से और कोई रीति से सामान्य ज्ञान को अध्यास के लिए कारण सिद्ध नहीं कर सकते। यही कारण है क्या? सामान्य ज्ञान से अध्यास की निवृत्ति नहीं हो रही है, इसका मतलब सामान्य ज्ञान ही अध्यास के लिए क्या है? कारण है कि नहीं? सामान्य अज्ञान यदि अध्यास के लिए कारण होता तो सामान्य ज्ञान से अध्यास की निवृत्ति होती, किंतु सामान्य ज्ञान से अध्यास की निवृत्ति नहीं हो रही। अतः सामान्य अंश का अज्ञान अध्यास के लिए कारण नहीं, अपितु सामान्य अंश का ज्ञान ही अध्यास के लिए कारण है। याते नेत्रजन्य अपरोक्ष प्रमारूप अधिष्ठान का सामान्य ज्ञान ही अध्यास का हेतु है। लग गया? तहा अन्य प्रकार से तो सामान्य ज्ञान का अध्यास में उपयोग संभव है नहीं। लग गया इतना? अध्यास के उपादान, अब सामान्य ज्ञान अध्यास के लिए कारण है ना, वो कैसे? वो भी बता रहे। तो अन्य प्रकार से तो सामान्य ज्ञान का अध्यास में उपयोग संभव है नहीं, फिर कैसे उपयोग है भाई? कह रहे अध्यास की उपादान अज्ञान का क्षोभ सामान्य ज्ञान से हो गए। रज्जु का सामान्य ज्ञान है ना, और विशेष स्वरूप का क्या है? अज्ञान। किंतु वो सामान्य ज्ञान क्या कर देता है? विशेष स्वरूप का जो अज्ञान है ना, उस अज्ञान में क्षोभ उत्पन्न कर देता है, विकार उत्पन्न कर देता है। सर्पाकार उसका परिणाम होने के लिए उसको मजबूर कर देता है। इस रूप से सामान्य ज्ञान भी अध्यास के लिए क्या है? कारण है। सामान्य ज्ञान नहीं रहेगा तो विशेष प्रकार का अज्ञान पढ़ा रहे, उससे कैसे सर्प भ्रम होगा? लगे? तो उसको प्रेरित कर दिया, क्षोभित कर दिया अज्ञान को। किसने? सामान्य ज्ञान।
अध्यास के उपादान अज्ञान का क्षोभ, क्षोभ मतलब विकार, सामान्य ज्ञान से हो गए क्षोभ विकार कार्य, यह मानना चाहिए। इस रीति से अधिष्ठान के सामान्य ज्ञान को अध्यास में कारणता होने दे, इदंतांश का ज्ञान अध्यास का हेतु नहीं। लग गया? इस रीति से अधिष्ठान का क्या? सामान्य ज्ञान, सामान्य ज्ञान को अध्यास में कारणता होने ते कारण है, इसलिए इदम अंश का अज्ञान अध्यास का हेतु नहीं है कि नहीं? अध्यास के लिए कारण कौन? विशेष रूप का अज्ञान और सामान्य रूप का न कि सामान्य रूप का अज्ञान। लग गया ना? चलिए फिर तो शंका का उत्तर दे दिया ना। आगे कवि तार्किक चक्रवर्ती नृसिंह भट्टोपाध्याय के मत का अनुवाद और अनादर। ठीक है, जो शंका है की थी अभी अभी, जिसका उत्तर संक्षेप शारीरिकार ने दिया है कि नहीं, किंतु उसी शंका के आधार पर अपना मत बताते हैं कौन? कवि। ये विशेषण है सब उसके, उपाधियां। कवि जैसा हरिभक्त परायण विशेषण है कि नहीं, उपाधि वैसे पदवी, पदवी। कवि तार्किक चक्रवर्ती नृसिंह भट्ट उपाध्याय के मत का अनुवाद, फिर बाद में उसका भी क्या करेंगे? अनादर, सिद्धांत अनादर करेंगे, है कि नहीं। और कवि तार्किक चक्रवर्ती नृसिंह भट्टोपाध्याय ने अधिष्ठान के सामान्य ज्ञान को अध्यास में हेतुता का निषेध किया है। अधिष्ठान का सामान्य ज्ञान अध्यास के लिए कारण नहीं है, मना कर दिया। अभी अभी ऊपर क्या कहा? अधिष्ठान का सामान्य ज्ञान अध्यास के लिए कारण। वो बोलते हैं अधिष्ठान का सामान्य ज्ञान अध्यास के लिए कारण नहीं। ठीक, तो बोलेंगे कारण कौन है बताओ, तो बताएंगे वो अपना मत। अधिष्ठान के सामान्य ज्ञान को अध्यास में हेतुता का निषेध किया है, और अधिष्ठान से नेत्र संयोग होवे, बराबर। अधिष्ठान के साथ क्या? नेत्र का संयोग। अधिष्ठान रज्जु, उसके साथ नेत्र का संयोग। अधिष्ठान में नेत्र संयोग होवे तो सर्पाधिक अध्यास होवे, तो सर्पाधिक का क्या हो जाता है? अध्यास। नेत्र संयोग नहीं होवे तो सर्पाधिक अध्यास होवे नहीं। लग गया? इस रीति से इंद्रिय अधिष्ठान के संयोग के अन्वय व्यतिरिक्त जो सामान्य ज्ञान को अध्यास की कारणता पूर्वक ही है, लग गया ना, तीस अन्वय व्यतिरिक्त से ही इंद्रिय अधिष्ठान के संयोग को ही अध्यास की कारणता सिद्ध हो गए। उपाध्याय बोल रहे, सीधी भाषा है उनकी, सरल बोलते। क्या वो कहते हैं? अध्यास के लिए तुमने कारण अभी तक ऊपर किसको बताया? सामान्य ज्ञान को। अन्वय व्यतिरिक्त के बल पर अधिष्ठान का सामान्य ज्ञान है तो अध्यास हो रहा है, सामान्य ज्ञान नहीं है तो अध्यास नहीं हो रहा है, बराबर। उसी प्रकार के अन्वय व्यतिरिक्त जोड़ सकते हैं, अधिष्ठान के सामान्य ज्ञान के लिए नहीं। अधिष्ठान का सामान्य ज्ञान क्यों हुआ है? अधिष्ठान के साथ इंद्रिय का संयोग होने से। अतः अध्यास के लिए कारण अधिष्ठान का सामान्य ज्ञान नहीं, किंतु हाँ अधिष्ठान के साथ इंद्रिय का संयोग। अन्वय व्यतिरिक्त इधर भी कर सकते हैं। अधिष्ठान के साथ इंद्रिय का संयोग रहेगा तो अध्यास होगा, वही ना, अध्यास होगा। और अधिष्ठान के साथ इंद्रिय का संयोग नहीं रहेगा तो अध्यास नहीं होगा। तो उसी अन्वय व्यतिरिक्त के बल पर अध्यास के लिए कारण सिद्ध हो जाता है कौन? अधिष्ठान के साथ इंद्रिय का संयोग। वही कह रहे पुनः देखिए उस पंक्ति। और अधिष्ठान से नेत्र संयोग होवे तो सर्पाधिक अध्यास होवे। नेत्र संयोग नहीं, ये अन्वय हुआ। और नेत्र संयोग नहीं होवे तो सर्पाधिक अध्यास होवे नहीं, ये व्यतिरिक्त। इस रीति से इंद्रिय अधिष्ठान के संयोग के, इंद्रिय और अधिष्ठान का संयोग, उनका क्या हुआ? अन्वय। अन्वय व्यतिरिक्त जो सामान्य ज्ञान को अध्यास की कारणता पूर्वक है, अन्वय व्यतिरिक्त है किसका? अधिष्ठान का इंद्रिय, अधिष्ठान के साथ इंद्रिय के संयोग का अन्वय व्यतिरिक्त है, किंतु उसके बल पर आपने अध्यास की कारणता इंद्रिय संयोग में नहीं बताई, सामान्य ज्ञान में बताई। किंतु क्यों वहां आगे दौड़ रहे हो? सामान्य ज्ञान को कारण बता रहे हो। जिनके लिए अन्वय व्यतिरिक्त है वही अध्यास के लिए क्या है? कारण। अधिष्ठान और इंद्रिय का संयोग। अधिष्ठान संयोग के अन्वय व्यतिरिक्त जो सामान्य ज्ञान को अध्यास की कारणता पूर्वक ही है,
इस अन्वय व्यतिरेक से भी इंद्रिय अधिष्ठान के संयोग को ही, बरका इंद्रिय और अधिष्ठान का संयोग को ही अध्यास की कारणता सिद्ध हो गए है। बराबर। इंद्रिय संयोग जन्य सामान्य ज्ञान को अध्यास की कारणता सिद्ध होवे नहीं। मिल गया। इंद्रिय संयोग जन्य कौन? इंद्रिय अधिष्ठान और इंद्रिय का संयोग उससे उत्पन्न होता है कौन? सामान्य ज्ञान। उस सामान्य ज्ञान को अध्यास की कारणता सिद्ध होवे नहीं। काहे थे? अन्वय व्यतिरेक से कारणता का निश्चय होवे। जहाँ कहीं भी कार्य कारण भाव का निश्चय होता है किससे? अन्वय व्यतिरेक से। जैसे माटी कारण है, घट कार्य है। मिट्टी है तो घट बनता है, मिट्टी नहीं है घट नहीं बनता। अतः घट के लिए कारण है कौन? मिट्टी, मृतिका। अन्वय व्यतिरेक से कारणता का निश्चय होवे। लग गया। आगे, जहाँ साक्षात कारणता संभवे तहा परंपरा ते कारणता कल्पना अयोग्य है। पंक्ति देखिए, जहाँ पर जो आगे आया है ना वहाँ नहीं चाहिए वो, तो कहाँ चाहिए? जहाँ साक्षात कारणता संभवे, जहाँ पर साक्षात कारण संभव होए, आगे तहा परंपरा ते कारणता कल्पना अयोग्य है। बराबर है कि नहीं? व्यवहार में भी ऐसे ही है ना। पट के लिए साक्षात कारण तंतु है, तंतु ही कारण है। फिर तो कोई कहेगा नहीं नहीं, कपास का जो पेड़ है, करपास का पेड़ वो कारण है, क्योंकि उससे उत्पन्न होता है कौन? करपास, उससे तंतु, फिर उससे पट। तो परंपरा कारण मानने की जरूरत है क्या? नहीं। क्यों? साक्षात कारणता जहाँ संभव है वहाँ परंपरा कारणता मानने की जरूरत नहीं। कल्पना अयोग्य है। याते इंद्रिय संयोग के अन्वय व्यतिरेक से, अन्वय व्यतिरेक किसमें दिखाई दे रहा है? इंद्रिय के इंद्रिय संयोग के अन्वय व्यतिरेक से अध्यास में इंद्रिय अधिष्ठान के संयोग को ही साक्षात कारणता उचित है। अतः इंद्रिय अधिष्ठान का जो संयोग वही क्या है? अध्यास के लिए कारण है साक्षात। अधिष्ठान के सामान्य ज्ञान द्वारा इंद्रिय संयोग को कारणता कहना उचित नहीं है कि नहीं? इंद्रिय का अधिष्ठान के साथ संयोग हुआ, फिर सामान्य ज्ञान हुआ, फिर अध्यास हुआ। अध्यास के लिए कारण कौन? सामान्य ज्ञान। और सामान्य ज्ञान के माध्यम से कारण है कौन? इंद्रिय अधिष्ठान का। ऐसा परंपरा से वहां तक जाने की जरूरत नहीं। अधिष्ठान के सामान्य ज्ञान द्वारा इंद्रिय संयोग को कारणता कहना उचित नहीं। लग गया। जैसे अधिष्ठान के सामान्य ज्ञान से अविद्या में क्षोभ मान्या, ऊपर अधिष्ठान का सामान्य ज्ञान हुआ तो अविद्या में क्या होता है? क्षोभ और सर्प। तो इसे अधिष्ठान इंद्रिय के संयोग से ही क्षोभ मानना चाहिए। अधिष्ठान रज्जु के साथ इंद्रिय का क्या हुआ? संयोग, उससे अज्ञान में क्या हो जाता है? क्षोभ। सामान्य ज्ञान मानने की जरूरत नहीं, क्षोभ मानना चाहिए। और अधिष्ठान के सामान्य ज्ञान को अध्यास में हेतु नहीं माने तो अध्यास से पूर्व इदम आकार अपरोक्ष प्रमा होने थे जो अज्ञान निवृत्ति की शंका और समाधान है सो भी निर्मूल होवे। और एक बात का लाभ हो जाता है, जो शंका की थी ना, जिसका उत्तर संक्षिप्त शारीकार ने दिया, वो शंका भी उत्थित नहीं होगी। शंका कब उत्थित हुई? जब अध्यास के लिए अधिष्ठान का सामान्य ज्ञान कारण माना, तब शंका हुई। क्या? अरे भैया अधिष्ठान का ज्ञान हो रहा है, फिर तो अज्ञान तो निवृत्त हुआ, फिर अज्ञान ही नहीं बचा तो कौन से अज्ञान का परिणाम सर्प होगा? ये शंका कब? जब अधिष्ठान का सामान्य ज्ञान कारण मानते थे। किंतु अधिष्ठान का सामान्य ज्ञान कारण ही नहीं है अध्यास के लिए, इंद्रिय का संयोग है। तो अधिष्ठान का सामान्य ज्ञान नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है, अर्थात अज्ञान है। अब उस अज्ञान का परिणाम सर्प और सर्प का ज्ञान हो जाता है। तो शंका और उत्तर दोनों निर्मूल हो जाते ऊपर वाले। समझ में आया? और अधिष्ठान के सामान्य ज्ञान को अध्यास ने हेतु माने तो अध्यास से पूर्व इदमाकार अपरोक्ष प्रमा होने थे। अध्यास होने के पहले इदमाकार क्या होती है? अपरोक्ष प्रमा होने थे। जो अज्ञान निवृत्ति की शंका है, अज्ञान निवृत्त हो गया, फिर अज्ञान निवृत्त हुआ तो सर्परूप परिणाम कैसा होगा? शंका थी ना, शंका है और समाधान है, सो भी निर्मूल हो गए। शंका और समाधान का कोई तथ्य नहीं रहेगा ऊपर वाले। यह भी अनुकूल लाघव है। लग गया ना? ये भी अनुकूल बात बन जाती है और लाघव है कि नहीं? परंपरा से कारण मानना नहीं पड़ रहा है ये बात। इस रीति से अधिष्ठान के सामान्य ज्ञान की अध्यास में कारणता निषेध कवि तार्किक चक्रवर्ती नृसिंह भट्टोपाध्याय ने कहा है। लग गया? अध्यास के लिए सामान्य ज्ञान कारण नहीं, सो भी अद्वैतवादी है। कौन?
भट्टोपाध्याय, तथापि सांप्रदायिक वचनतेता की उक्ति विरुद्ध है। सांप्रदायिक जो ऊपर मत बताया उससे क्या है, वो विरुद्ध है। या ते ताकि उक्ति का खंडन इसी प्रसंग में विस्तार से करेंगे। अतः उनकी उक्ति का क्या करना है, खंडन, निराकरण। ठीक, चलिए। याते अधिष्ठान का सामान्य ज्ञान अध्यास का हेतु होने थे, क्योंकि उनका खंडन है ना भट्टोपाध्याय का, तो खंडन है मतलब इंद्रिय अधिष्ठान के साथ इंद्रिय का संयोग वो अध्यास के लिए कारण नहीं, अपितु अधिष्ठान का सामान्य ज्ञान ही क्या है, अध्यास के लिए कारण है। याते अधिष्ठान का सामान्य ज्ञान अध्यास का हेतु होने थे, इदंतांश के अज्ञान की अध्यास में अपेक्षा नहीं। इदंतांश अधिष्ठान के दो अंश है, इदम अंश सामान्य है कि नहीं, उसके अज्ञान के अध्यास में अपेक्षा, उसका ज्ञान चाहिए, इदम अंश का ज्ञान चाहिए। इदंतांश के अज्ञान की अध्यास में अपेक्षा नहीं। इसी वास्ते संक्षेप शारीरक में अधिष्ठान आधार का भेद कहा है। संक्षेप शारीरकार ने क्या कहा है, आधार अलग है, अधिष्ठान अलग है। ठीक है ना, तो आधार और अधिष्ठान में क्या भेद कर दिया उन्होंने, तो आगे दे रहे, सविलास अज्ञान का जो विषय सो अधिष्ठान कहिए। सविलास, विलास मतलब कार्य, कार्य सहित अज्ञान का जो विषय उसको कहेंगे क्या, अधिष्ठान। अर्थात विशेष रूप अधिष्ठान और सामान्य रूप आधार, ऐसा भेद कर दिया है उन्होंने। तो सविलास अज्ञान का जो विषय सो अधिष्ठान कही है। कार्य को विलास कहे, विलास मतलब क्या, कार्य, कार्य व सर्प, तो सर्प और सर्प को उपादान कारण अज्ञान, वो अज्ञान का जो विषय कौन है, विषय रज्जु, क्योंकि अज्ञान ने रज्जु को ढक दिया ना, तो जिसको ढक दिया वही अज्ञान का क्या होता है, विषय है। तो रज्जु विषय हुआ किसका, कार्य सहित अज्ञान का विषय कौन हुआ, रज्जु। अतः रज्जु क्या है, अधिष्ठान। सर्पाधिक विलास सहित अज्ञान का विषय रज्जु आदि विशेष रूप होने थे, सर्पाधिकन का अधिष्ठान रज्जु आदि विशेष रूप है। सर्पाधिकों का अधिष्ठान कौन है, रज्जु आदि का विशेष रूप है। अध्यस्त में अभिन्न हो, आता आधार बता रहे भाई, आधार किसको कहते हैं, सामान्य रूप को क्या बताया, आधार, उसका लक्षण कर रहे। अध्यस्त में अभिन्न हो के जाका स्फुरन होवे सो आधार कही है। अध्यस्त के साथ अभिन्न होकर जिसकी प्रतीति आती है उसको कहते हैं क्या, आधार। तो अधिष्ठान रज्जु, उसका सामान्य रूप इदम, वो इदम रूप सर्प के साथ अभिन्न होकर प्रतीत होता है। अयम सर्प, अयम इदम रजतम, इदम, तो अध्यस्त पदार्थ के साथ अभिन्न होकर प्रतीत हुआ ना, तो अध्यस्त पदार्थ के साथ अभिन्न होकर जो अधिष्ठान का रूप प्रतीत होता है उस रूप को कहते हैं आधार। अध्यस्त में अभिन्न हो के जाका स्फुरन होवे सो आधार कहिए, लग गया। अयम सर्प इदम रजतम इत्यादि भ्रम प्रतीति में, लग गया, ये जो भ्रम हो रहा है उसमें अध्यस्त सर्प रजतादिकनते, अध्यस्त कौन है, सर्प रजत वगैरह उनके साथ अभिन्न, अध्यस्त सर्प रजतादिकनते अभिन्न हो के सामान्य इदम अंश का स्फुरन होने थे। सामान्य जो इदम अंश, इदम उसका क्या होता है, अभिन्न होकर स्फुरन, स्फुरन मतलब प्रतीति, ज्ञान। सामान्य इदम अंश का स्फुरन होने थे, सामान्य अंश आधार है, तो सामान्य अंश क्या हुआ, आधार, विशेष अंश क्या हुआ, अधिष्ठान। या मत में अधिष्ठान अध्यस्त को एक ज्ञान की विषयता हुए है कि नहीं। या मत में मतलब अधिष्ठान और आधार का भेद किसने किया है, संक्षेप शारीरकार ने। किंतु या मत में मतलब भट्टोपाध्याय के मत में, या मत में अधिष्ठान अध्यस्त को एक ज्ञान की विषयता हुए, लग गया। अधिष्ठान और अध्यस्त, अधिष्ठान रज्जु, अध्यस्त सर्प, वो दोनों एक ज्ञान की विषयता हुए या नियम के स्थान में। अच्छा सॉरी, या मत में मतलब अधिष्ठान आधार का भेद जिस मत में बताया है उस मत में, संक्षेप शारीरकार के मत में, ये लेना। या मत में अधिष्ठान अध्यस्त को एक ज्ञान की विषयता होवे या नियम के स्थान में, लेकिन ऐसा नियम नहीं। कौन सा नियम नहीं, अधिष्ठान और अध्यस्त दोनों एक ज्ञान के विषय होते हैं, ऐसा जो कुछ लोगों ने नियम किया है वह नियम संक्षेप शारीरकार के मत में नहीं होगा, क्योंकि संक्षेप शारीरकार ने अधिष्ठान और आधार इसमें भेद किया है। तब संक्षेप शारीरकार के मत में क्या नियम होगा, आधार
और अध्यस्त एक ज्ञान के विषय होते ही यह नियम बनेगा, न कि अधिष्ठान और अध्यस्त एक ज्ञान के विषय है। लग गया? पंक्ति देखिए, या मत में अधिष्ठान अध्यस्त को एक ज्ञान की विषयता होवे है, या नियम के स्थान में क्या नियम फिर आधार अध्यस्त को एक ज्ञान की विषयता होवे है, ये नियम है। लग गया? विषयता होवे यह नियम है, जो मतलब यदि अधिष्ठान अध्यस्त को एक ज्ञान की विषयता माने तो एक ज्ञान की विषयता, एक ज्ञान की विषय दोनों कौन कौन? अधिष्ठान अध्यस्त। ऐसा यदि मानते हैं तो जो अधिष्ठान अध्यस्त को एक ज्ञान की विषयता माने तो रज्जु शुक्ति आदि विशेष रूप को अधिष्ठानता, रज्जु शुक्ति आदि विशेष रूप को क्या है? अधिष्ठानता होने ते फिर क्या होना चाहिए? रज्जु सर्प शुक्ति रूपम, ऐसी प्रतीति होनी चाहिए। ऐसी प्रतीति होती है क्या? नहीं। यदि ऐसी प्रतीति होती, कैसी? रज्जु सर्प, तब हम मानते क्या? अधिष्ठान और अध्यस्त दोनों एक ज्ञान के विषय है कि नहीं? क्यों ऐसी प्रतीति होती नहीं? प्रतीति क्या होती है? अयम सर्प, और अयम ये क्या है? सामान्य रूप है। अतः नियम क्या बनेगा? आधार और अध्यस्त दोनों एक ज्ञान के विषय है। ये नियम बनेगा संक्षेप शरीरकार के यहाँ, कि जिन्होंने अधिष्ठान आधार का भेद किया है और जिनके मत में अधिष्ठान आधार का भेद नहीं है बराबर, उनके मत में फिर कह सकते हैं क्या? अधिष्ठान और अध्यस्त दोनों एक ज्ञान के विषय है, फिर वह अधिष्ठान हो जाएगा इदम रूप बराबर। तो रज्जु शुक्ति आदि विशेष रूप को अधिष्ठानता होने दे, रज्जु सर्प शुक्ति रूपम, ऐसा भ्रम होना चाहिए। लग गया? और सामान्य इदम अंश को आधारता है, अधिष्ठानता नहीं। या तो अयम सर्प इदम रजतम, ऐसा भ्रम नहीं चाहिए फिर, क्योंकि अयम इदम ये क्या है? सामान्य अंश है, वो तो आधार है, अधिष्ठान नहीं है। या तो विशेष अंश का अज्ञान ही अध्यास का हेतु है। तो कुल मिलाकर सिद्ध होता है क्या? विशेष अंश का अज्ञान ही क्या है? अध्यास के लिए कारण है। सामान्य अंश का अज्ञान अध्यास के लिए कारण नहीं। या तो विशेष अंश का अज्ञान ही अध्यास का हेतु है, या मत में आधार अध्यस्त को ही एक ज्ञान की विषयता माननी चाहिए। या मत में मतलब संक्षेप शारीरिकार के मत में आधार और अध्यस्त दोनों क्या है? एक ज्ञान के विषय है कि नहीं? और बाकी के लोगों के मत में अधिष्ठान अध्यस्त एक ज्ञान के विषय है, और इनके मत में आधार अध्यस्त एक ज्ञान के विषय है, अधिष्ठान अध्यस्त एक ज्ञान के विषय नहीं। हो गया जी? चलिए अब आगे ये 17 नंबर का शीर्षक पूरा हुआ, आगे फिर 18 नंबर का शीर्षक है, उसका विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकराचार्यं केशवं